वहीं G7 समिट में पहुंचने से ठीक पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चीन और पाकिस्तान पर बड़ा बयान दिया है। पीएम मोदी ने कहा कि भारत चीन सीमा पर भारत अपनी संप्रभुता और सम्मान की रक्षा के लिए तैयार है। मोदी बोले कि दोनों देशों की सीमा पर शांति और सौहार्द सामान्य संबंधों के लिए जरूरी है और आपसी सम्मान से ही भारत चीन संबंधों का विकास संभव है। चीन के बाद पीएम मोदी ने पाकिस्तान को नसीहत देकर कहा कि आतंक मुक्त माहौल बनाना पाकिस्तान की जिम्मेदारी है और भारत पाकिस्तान के साथ सामान्य और पड़ोसी देशों वाले संबंध चाहता है। जापान के एक अखबार निक्केई एशिया के साथ बातचीत में पीएम मोदी ने अपना एजेंडा क्लियर कर दिया। अब से कुछ देर पहले पीएम नरेंद्र मोदी जापान के हिरोशिमा शहर पहुंचे हैं। हिरोशिमा में मौजूद भारतीयों ने पीएम का शानदार स्वागत किया। G7 समिट में भारत की ताकत, भारत से दुनिया की उम्मीदें और भारत का भविष्य, इन तीनों टॉपिक को सॉलिड ग्राउंड रिपोर्ट और बेहतरीन विश्लेषण के जरिए हमने एक स्पेशल रिपोर्ट में समेटा है, जिसमें आपको देश हित से जुड़े हर सवाल का जवाब मिलेगा। जापान की धरती पर उतरते ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जोरदार स्वागत हुआ। आज से 21 मई तक पीएम मोदी जापान में ही रहेंगे। दिल्ली से करीब 5000 किलोमीटर दूर हिरोशिमा में मोदी G7 समिट में हिस्सा लेंगे। हिरोशिमा वही जगह है जहां 6 अगस्त 1945 को दुनिया का पहला परमाणु हमला किया गया था और यहीं से पीएम मोदी दुनिया को अपना शांति संदेश देंगे। इस वक्त मैं उसी जगह पर खड़ा हूं जहां पर मानव के द्वारा रचे हुए सूरज ने भाप बनाकर मानव को ही सोख लिया। ये लाइनें अज्ञेय ने तब लिखी थी जब किसी ने दूर दूर तक G7 जैसे देशों के संगठन के बारे में कोई कल्पना नहीं की थी। किसी ने यह नहीं सोचा था कि अमेरिका और जापान कभी एक साथ मंच साझा करेंगे। लेकिन बदले हुए हालात में झुलसे हुए पत्थरों की इस जमीन पर आर्थिक रूप से मजबूत ताकतवर देशों के मुखिया मौजूद हैं और यहाँ से पूरी दुनिया को यही संदेश देने का प्रयास हो रहा है कि एक ऐसी दुनिया हो जहां फिर से कोई हिरोशिमा ना हो। और इस लक्ष्य के लिए पूरी दुनिया की निगाहें भारत की तरफ उम्मीद भरी नजरों से टिकी हुई है। अगले 2 दिन प्रधानमंत्री मोदी का शेड्यूल बेहद बिजी रहने वाला है। शनिवार को पीएम मोदी की जापान की पीएम फ्यूमियो किशिदा के साथ बायलैटरल मीटिंग फिक्स है। इसके अलावा फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रॉन और 21 मई को ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक से भी मोदी की मुलाकात हो सकती है। दक्षिण कोरिया के प्रधानमंत्री, वियतनाम के पीएम से भी पीएम मोदी की 1-to-1 मुलाकात होने की संभावना है। G7 summit, besides his interaction with the G7 countries and other guest countries in the 3 structural sessions that I mentioned, Prime Minister will also hold bilateral discussions with several leaders of the G7, as also with the guest countries and the international organizations. हिरोशिमा में ही प्रधानमंत्री मोदी की यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की से मुलाकात होगी। रूस और यूक्रेन के बीच जंग शुरू होने के बाद से मोदी और ज़ेलेंस्की की ये पहली बैठक है। हालांकि दोनों लीडर्स के बीच फोन पर पहले भी कई बार बात हो चुकी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की की मुलाकात होगी यहाँ हिरोशिमा में। मैं आपको बता दूं कि ये पहली ऐसी मुलाकात होगी दोनों नेताओं के बीच यूक्रेन युद्ध के बाद। पिछले साल ये युद्ध शुरू हुआ था और उसके बाद हमने देखा कि कैसे दोनों नेताओं के बीच टेलीफोनिक कॉन्वर्सेशन जरूर हुई थी। पर अगर हम बात कर लें कि क्या फोकस रहेगा, भारत न्यूट्रल रहा है इस पूरी जंग के दौरान और भारत ने यही कहा है कि आपसी एक तरफ से बातचीत करने से ही इस मसले का हल निकलेगा। G7 में भारत को स्पेशल गेस्ट के तौर पर बुलाने के मायने कई लिहाज से बेहद अहम है। हिरोशिमा समिट में G7 के मेंबर्स के अलावा भारत समेत 8 मेजबान देश शामिल हो रहे हैं। सबसे खास बात यह है कि अमेरिका और कनाडा को छोड़कर सभी देशों की इकोनॉमी नेगेटिव ग्रोथ में जा रही है, पर भारत एकलौता ऐसा देश है जिसकी ग्रोथ रेट पॉजिटिव है। यानी आर्थिक ताकत के तौर पर भारत तेजी से आगे बढ़ रहा है। एक दौर ऐसा था जब भारत गुटनिरपेक्ष देशों का लीडर था। इसमें वो देश शामिल थे जिन्हें आज ग्लोबल साउथ कहा जाता है। मौजूदा दौर में भारत अकेला ऐसा देश है जो अमेरिका और रूस सहित ब्रिटेन और यूरोपीय देशों के साथ अपने दम पर बात करता है। भारत की इस बढ़ती ताकत का एहसास
पूरी दुनिया को है, इसलिए हर मंच पर भारत का होना दुनिया के लिए भी जरूरी है। ऐसी खबरें हैं कि G7 ग्रुप में दुनिया की नई ताकतों को जगह देने का फैसला संभव है। क्या G7 देशों का कुनबा बढ़ने वाला है? क्या G7 देशों में भारत को शामिल किया जा सकता है और क्या G7 का नाम बढ़ाकर G8 किया जाता है? ये ऐसे कई बड़े सवाल खड़े हो रहे हैं जिस पर अलग अलग जगहों पर चर्चा चल रही है। हालांकि इस पर कोई आधिकारिक पुष्टि अभी नहीं हुई है, लेकिन अगर G7 के बारे में आपको बताना चाहे तो इसमें आर्थिक रूप से ताकतवर देश ही शामिल हैं। हालांकि भारत आर्थिक तौर पर काफी तरक्की लगातार कर रहा है और IMF ने भी यह दावा किया है कि 2023 और 24 में भारत अर्थव्यवस्था के तौर पर सबसे तेज तरक्की करने वाला देश होगा। अब देखना यही होगा कि G7 जिस तरह से आर्थिक रूप से तरक्की वाला विकसित देशों का संगठन है, उसकी बराबरी तो भारत बहुत पहले ही कर चुका है। तो क्या हिरोशिमा में भारत को शामिल करने पर कोई फैसला लिया जा सकता है? हालांकि इसकी कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हो रही है। ये सब सिर्फ चर्चाओं के बाजार में इस वक्त चल रहा है, लेकिन अंदर खाने क्या कुछ चल रहा है, इस पर सभी की निगाहें रहेंगी। पीएम मोदी का हिरोशिमा दौरा ऐतिहासिक लिहाज से भी बेहद अहम है। सेकेंड वर्ल्ड वॉर में परमाणु हमले से तबाह हुए हिरोशिमा में भारत के पहले पीएम पंडित जवाहरलाल नेहरू साल 1957 में गए थे और अब 66 साल बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे हैं। जापान के पीएम फ्यूमियो किशिदा खुद हिरोशिमा से ही हैं और मध्य हिरोशिमा से ही वो चुनाव लड़ते हैं। जापान के प्रधानमंत्री के अपने ही शहर में G7 की बैठक हो रही है। बैठक से पहले सभी नेता हिरोशिमा के पीस मेमोरियल पार्क गए और परमाणु हमले का शिकार हुए लोगों को श्रद्धांजलि दी। खास बात यह है कि जिस अमेरिका ने हिरोशिमा पर परमाणु बम गिराया, उसी अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने आज पीस पार्क जाकर श्रद्धांजलि दी। जिस हिरोशिमा में एटम बम गिराया गया था, उसी हिरोशिमा से एटमी पावर पर कंट्रोल करने की वकालत हो रही है। हिरोशिमा में G7 समिट की शुरुआत हो चुकी है। G7 का समिट चल रहा है और इसी बीच इंटरनेशनल मीडिया सेंटर के बाहर जापान के एक स्थानीय नागरिक आपको यहाँ पर एक पोस्टर लेकर अकेले खड़े हुए दिखाई दे रहे हैं और वो इनका जो मिशन है, जो इनका मकसद है, वो है कि परमाणु हथियारों को खत्म करने की मांग। उसी के पोस्टर को लेकर ये यहाँ पर इंटरनेशनल मीडिया सेंटर के बाहर मौजूद है। भारत आज दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। साथ ही भारतीय विदेश नीति भी सबको साथ लेकर चलने की रही है। ऐसे में मोदी का G7 की बैठक में हिस्सा लेना भारत के विश्व गुरु बनने की मंजिल का एक अहम पड़ाव साबित हो सकता है। अक्सर ऐसे सवाल किए जाते हैं कि प्रधानमंत्री की विदेश यात्रा से भारत को क्या फायदा मिलता है। आज हम आपको इस सवाल का भी जवाब देंगे। पीएम मोदी जब G7 जैसे मंच पर यूएस प्रेसिडेंट जो बाइडेन या जापान के पीएम फूमियो किशिदा से मिलते हैं तो उसका पॉजिटिव असर इंटरनेशनल लेवल की बड़ी कंपनियों और इन्वेस्टर्स पर पड़ता है। यानी G7 जैसी मीटिंग्स के नतीजे देखकर अमेरिका, जापान जैसे बड़े देशों की कंपनियां भारत में इन्वेस्ट करने का फैसला करती हैं। ये काम कैसे होता है, इसे समझिए। ग्लोबल लेवल पर अलग अलग देशों के बीच दोस्ती और बिजनेस एक साथ चलते हैं। जब भारत और अमेरिका के लीडर्स कोई मंच शेयर करते हैं तो अमेरिका की कंपनियां भारत में बिजनेस के मौके तलाशती हैं। ग्लोबल इन्वेस्टर्स को सिग्नल जाता है कि वो भारत के साथ अपने रिश्ते बढ़ा सकते हैं। भारत में स्टेबिलिटी है, इकोनॉमी तेजी से बढ़ रही है और बिजनेस के लिए सही मौके मौजूद हैं। इसका सीधा असर ग्लोबल कंपनियों पर पड़ता है। इस फॉर्मूले का मतलब समझने के लिए आपको कुछ आंकड़े दिखाते हैं। पिछले कुछ वर्षों में भारत अमेरिका की दोस्ती मजबूत हो रही है तो बिजनेस भी फुल स्पीड से चल रहा है। हाल ही में अमेरिका की एक कंपनी अमेज़न ने 2030 तक भारत में 1,07,000 करोड़ रुपए के इन्वेस्टमेंट का ऐलान किया है। एक और अमेरिकी कंपनी वॉलमार्ट ने साल 2027 तक भारत से 82,000 करोड़ रुपए के सामान एक्सपोर्ट करने का प्लान तैयार किया है। यही नहीं, इससे पहले टेक्नोलॉजी कंपनी एप्पल ने भारत में अपना मैन्युफैक्चरिंग बेस और ज्यादा बढ़ाने की बात की। पहले एप्पल के ज्यादातर मोबाइल फोन्स चीन में बनते थे, पर अब ये धीरे धीरे भारत में शिफ्ट हो रहा है। ताइवान की इलेक्ट्रॉनिक्स बनाने वाली कंपनी फॉक्सकॉन ने भारत में 12,000 करोड़ से ज्यादा का खर्च करके मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स बनाने का ऐलान किया है। यही कंपनी एप्पल के लिए एयरपॉड्स और वायरलेस ईयरफोन्स भी बनाती है। यानी कि जब भारत की ओर से मोदी बड़ा मंच साझा करते हैं तो इसका सीधा फायदा आर्थिक फायदे के तौर पर देश को मिलता है। यहां निवेश बढ़ता है, नौकरियां बढ़ती हैं
और इसका नतीजा तरक्की के तौर पर सामने आता है। जी